हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीके और कंप्यूटर के कुल 40 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। दोस्तों, तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप बी एस पी एस सी एल की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल से आप हमेशा जुड़े रहिएगा। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में डैश के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, सांची के स्तूप का निर्माण सबसे पहले दोस्तों अशोक ने करवाया था। और अशोक जो था वो मौर्य वंश का शासक था। दोस्तों, सांची के स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में सर हेनरी टेलर ने किया था। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन तंत्र के रोग का उपचार किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ देखिए ऑप्शन कह रहा है रुधिर रोग विशेषज्ञ। तो ब्लड से संबंधित जो डॉक्टर होते हैं दोस्तों उसको हेमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। फुफ्फुस रोग विशेषज्ञ और इसको दोस्तों पाल्मोनोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो दोस्तों, जो व्यक्ति फेफड़े से संबंधित बीमारियों का इलाज करते हैं उसको पाल्मोनोलॉजिस्ट कहा जाता है। और त्वचा से संबंधित बीमारियों का इलाज करने वाले को डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। निश्चेतना, जो दोस्तों बेहोशी की जाती है डॉक्टर के द्वारा या पेशेंट को बेहोश करके जो उसके ऑपरेशंस वगैरह किए जाते हैं, उस तरह के जो अध्ययन होते हैं उसको बोला जाता है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। तो दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पाल्मोनोलॉजिस्ट। अगला क्वेश्चन है एस जयशंकर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है। तो दोस्तों, एस जयशंकर द्वारा द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखा गया है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी टेनिस का एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं है। तो दोस्तों देखिए, यूएस ओपन ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के अंतर्गत आता है। फ्रेंच ओपन भी आता है, विंबलडन भी आता है। तो दक्षिण अफ्रीकी ओपन जो ये नहीं आता है। तो दोस्तों पूछ रहा है कौन नहीं आता है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन 4 होगा, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 कहता है कि हम भारत के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1817 के पाइक विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए कि पाइक विद्रोह था क्या। तो दोस्तों, पाइक विद्रोह जो था वो एक सैनिक विद्रोह था। और यह कहाँ का सैनिक द्वारा किया गया विद्रोह था। तो ये दोस्तों ओडिशा के सैनिकों के द्वारा किया गया विद्रोह था। पूछ रहा है कि किसके नेतृत्व में किया गया था। तो दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, बख्शी जगबंधु विद्याधर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपनी बाजार नियंत्रण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। तो दोस्तों, बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए अलाउद्दीन खिलजी विशेष रूप से प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इन्होंने अपने शासनकाल में एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि जो माप तौल की इकाई होती है दोस्तों, उसमें अगर कम तौलने वाला कोई व्यक्ति सही वाट से अगर कम तौलता था तो जितना कम तौलता था उतना उसके शरीर से मांस काट लेने की परंपरा बनाई गई थी। तो इस तरह के लिए ये बाजार नियंत्रण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध। अगला क्वेश्चन है कि 1893 में डैश द्वारा गणपति उत्सव आरंभ करवाया गया था। तो दोस्तों, 1893 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की शुरुआत किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कैप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, कन्याकुमारी को कैप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो दोस्तों देखिए, जूनागढ़ का किला कर्नाटक ये गलत है, जबकि जूनागढ़ का किला राजस्थान में है। अगला ऑप्शन है मेहरानगढ़ का किला राजस्थान में, ये सही है। रायगढ़ का किला महाराष्ट्र में, ये भी सही है। असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। तो दोस्तों कह रहे हैं कौन सा युग्म गलत है। तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय स्थल धौलाधर पर्वतीय श्रेणी में स्थित है। तो दोस्तों, धौलाधर पर्वतीय श्रेणी में डलहौजी पर्वत श्रेणी स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक में स्थित भद्रावती प्रमुख रूप से अपने डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, कर्नाटक का भद्रावती जो है वो मुख्य रूप से लोहा और इस्पात संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष 1919 की एक प्रमुख घटना है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जालियांवाला बाग
कांड जो हुआ था वो भी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, और उसी समय दोस्तों ये रॉलेट एक्ट भी पारित हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, रॉलेट एक्ट पारित होना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1928 में हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना डैश में की गई थी। तो दोस्तों 1928 ईस्वी में जो हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन थी उसकी स्थापना नई दिल्ली में की गई थी। उस समय दिल्ली था, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से क्या एक अर्धचालक है। तो दोस्तों आपको पता होगा पारा एक द्रव धातु है, एल्युमिनियम एक धातु है, निकेल भी धातु है, जर्मेनियम यहाँ पे धातु है, लेकिन ये अर्धचालक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 बाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है। दोस्तों ये काफ़ी फेमस रहा था केशवानंद भारती बनाम ये केरल लाल से संबंधित है। तो कह रहा है कि किस मामले से संबंधित है। तो दोस्तों ये प्रस्तावना का उत्तरदायित्व से संबंधित है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी देश का डैश प्राय एक वर्ष की एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान शेष विश्व से उस देश के सभी आर्थिक लेन देनों का एक व्यवस्थित विवरण होता है। तो दोस्तों ये भुगतान शेष होता है। तो ऑप्शन ए इसका। हम लोग अब कंप्यूटर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एम एस एक्सेल 2010 में रिबन के बारे में डैश टैब आपको बैक स्टेज व्यू में जंप करने की सुविधा देता है, जिसमें आवश्यक फाइल संबंधी कमांड और एक्सेल के विकल्प होते हैं। तो दोस्तों एम एस एक्सेल 2010 जो होता है उसमें आपको बैक स्टेज व्यू कहाँ मिल जाएंगे, तो वो फाइल मेन्यू के अंदर मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एम एस एक्सेल 2010 वर्कबुक में अगली सीट पर जाने के लिए डैश शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। दोस्तों एम एस एक्सेल 2010 के अगली वर्कबुक पर जाने के लिए हमें कंट्रोल के साथ पेज डाउन बटन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और पिछला अगर होगा दोस्तों तो कंट्रोल के साथ पेज अप बटन का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि इथरनेट कार्ड एक ऐसा नेटवर्क एडेप्टर है जिसका उपयोग वायर्ड नेटवर्क को स्थापित करने के लिए किया जाता है। वायर मतलब तार के साथ वाले नेटवर्क को स्थापित करने के लिए डैश के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसको हम लोग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं। इसे दोस्तों शॉर्टकट में हम लोग NIC बोल सकते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगला क्वेश्चन है कि एम एस एक्सेल 2010 में डैश फीचर हमें आसन सेल के समूह के कंटेंट का योग करने में सहायक होता है। तो दोस्तों एक्सेल के अंदर आप जब एक्सेल का प्रयोग करेंगे तो एक्सेल के अंदर जो भी ये सेल होते हैं इसमें जो भी डाटा है इसके संख्यात्मक मान का अगर योग करना है तो हमें ऑटो सम ऑप्शन का उपयोग करना होगा। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आप क्रोम ब्राउज़र इंटरनेट एक्सेस करने के लिए उपयोग किए होंगे तो आप उसमें जो जो भी डेटा को डाउनलोड करते हो, दोस्तों डाउनलोड डेटा को हम लोग देखने के लिए कंट्रोल के साथ जे बटन का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एम एस वर्ड 2010 पैराग्राफ को दाहिनी और अलाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अलाइनमेंट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। लेफ्ट होता है दोस्तों, राइट होता है और एक सेंटर अलाइनमेंट होता है। दोस्तों 3 प्रकार से अलाइनमेंट होते हैं, लेकिन एक चौथा भी होता है जिसको हम लोग कंट्रोल जे से कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग जस्टिफाई। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि दाहिनी और अलाइन करने के लिए तो कंट्रोल के साथ आर बटन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एम एस एक्सेल 2010 की वर्कशीट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों हाइपरलिंक को एक्टिवेट करने के लिए हम लोग कंट्रोल के साथ के बटन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश फील्ड प्रेषक के पते को इंगित करता है, अर्थात जिसने ईमेल भेजा है। तो दोस्तों भेजने वाले का जो एड्रेस होता है वो फ्रॉम में लिखा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एम एस वर्ड 2010 वर्कशीट के सेल में समय के साथ वर्तमान तिथि प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों वर्ड के अंदर हम लोग नाउ के साथ ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट बंद करके अगर इंटर बटन करेंगे तो दोस्तों जो करेंट डेट होगी और टाइम वो यहाँ पे दिख जाएगा आपको। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एम एस वर्ड 2010 में ओपन फाइल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल+S के समकक्ष है। दोस्तों आपको पता होगा कि कंट्रोल के साथ हम लोग S बटन प्रेस करके किसी भी फाइल को हम लोग सेव कर सकते हैं, लेकिन कहता है इसके समकक्ष काम करने वाला
शॉर्टकट बटन कौन है? तो शिफ्ट के साथ दोस्तों F12 बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो वो सेव कर देगा डेटा को। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों कि एम एस वर्ड 2007 में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट को खोलने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन औसत्य है? ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है औसत्य है। तो मौजूद वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल एम है। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत है। अगला है ऑफिस बटन, ओपन पर क्लिक करें, ये सही है। मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल ओ है, ये भी सही है। ओपन पर क्लिक करने के बाद खुली विंडो से फाइल पर डबल क्लिक करें, दोस्तों ये भी प्रोसेस होता है। पूछता है असत्य कौन है? तो यही है कंट्रोल एम, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एम एस एक्सेल में वर्तमान दिनांक और समय को दिखाता है? तो दोस्तों एक्सेल के अंदर जो फंक्शन होती है वो नाउ फंक्शन के अंदर हम लोग दिनांक और टाइम को देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एम एस एक्सेल में एक सेल से डेटा कट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे जब डाटा को कट करते हैं तो उसके लिए कंट्रोल के साथ एक्स बटन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। दोस्तों कंट्रोल के साथ जे अंडू करते हैं हम लोग, काम जो प्रीवियस वर्क है उसको हम लोग देख सकते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं और कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एम एस वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले पेज को देखना या समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वर्ड के अंदर आप जो भी डेटा को टाइप करते हैं उसको आप देखना चाहते हैं कि वो किस तरह से प्रिंट होगा या वो किस तरह से लिखाया गया है। तो उसको देखने के लिए दोस्तों हम लोग प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एम एस वर्ड में निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग चयनित टेक्स्ट या पैराग्राफ के पीछे के बैकग्राउंड को कलर करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा शेडिंग। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। शेडिंग के अंतर्गत हम लोग बैकग्राउंड को कलर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एम एस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में इटैलिक विकल्प निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इटैलिक जो विकल्प है वो मुख्य रूप से फॉन्ट स्टाइल के अंदर आता है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट पर निम्नलिखित सेवाओं में से किस सेवा से संबंधित है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको हम लोग दोस्तों ईमेल बोलते हैं, ये जो है वो संचार सेवा से संबंधित है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एम एस एक्सेल में वर्तमान चयन या एक्टिव सेल का एड्रेस दर्शाता है? तो दोस्तों ये नेम बॉक्स जो होता है वो एक्टिव सेल का एड्रेस दर्शाता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल हेडर में पाए जाने वाली एक विशेष फील्ड, जिसको हम लोग बीसीसी बोलते हैं दोस्तों, इसका पूरा नाम क्या है? तो बीसीसी का दोस्तों पूरा नाम जो होता है वो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर दिखाई देने वाले प्रत्येक वेब पेज से जुड़े विशिष्ट एड्रेस को संदर्भित करता है? तो दोस्तों ये जो यूआरएल होते हैं ये विशेष पेज को संदर्भित करते हैं। दोस्तों यूआरएल का जो पूरा नाम होता है दोस्तों वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।